Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Stuti Mahajan. Today, I'm going to discuss new form ITF 5 for assessment year 2020-21. Let's see. Let's see. New form ITF 5 for assessment year 2020-21, financial year 2019-20. तो सबसे पहले हम देखते हैं who is eligible to file the ITF 5. This form can be used by a person being a firm, LLP, EOP, BOI, artificial juridical person referred to in section 2 subsection 31(7) as state of deceased, as state of insolvent, business trust and investment fund, cooperative society and local authority. But however, a person who is required to file the return of income under section 139(4)(e) or 4(b) or 4(d) shall not use this form. तो बेसिकली ये जो ITF 5 फॉर्म है ये किनके लिए है? अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, EOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो उनको कौन सा अपना फॉर्म फाइल करना है? ITR 5. अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ITF 5 को कैसे फाइल करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स की साइट से इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे. हम डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड के अंदर IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर आएगा, वहां से हम ITF 5 को डाउनलोड करेंगे. हम कौन सा डाउनलोड कर लेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो मेक इट श्योर कि जो एक्सेल का फॉर्म है यहाँ पर एक्सेल 2010 यूज करो आप, उसी में ये डाउनलोड होगा. डाउनलोड करने के बाद हम उस फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो एक्सट्रैक्ट करने के ऊपर हम देखेंगे कि सबसे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे वो आपको होम पेज में दे रहा है. सबसे पहले हम आएंगे पार्ट ए जनरल के अंदर. पार्ट ए जनरल में हम क्या देंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है? जो जनरल इंफॉर्मेशन है. नेम, फर्म का नाम क्या है, उसका पैन नंबर, एड्रेस, स्टेटस क्या है, फर्म में लोकल अथॉरिटी है, EOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. तो जो भी उसका स्टेटस है उस स्टेटस के अकॉर्डिंगली उसका सब स्टेटस आ जाएगा. एरिया, टाउन, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर. तो जो जो उसकी जनरल इंफॉर्मेशन है वो सारी के सारी इसमें आ जाएगी. वेदर यू आर अ बिजनेस ट्रस्ट, तो आपको उसको येस और नो सिलेक्ट करना है. तो ये सारे पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पर देने हैं. देन इसी के अंदर फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन आपके रिटर्न ओरिजिनल है, रिवाइज्ड है, whether you are a business trust, whether you are an investment fund referred to in section 115 UB. तो ये सब आपको देना है. रेजिडेंशियल स्टेटस आपको अपना यहाँ पर देना है. तो ये सारे पर्टिकुलर्स आपने फिल करने हैं. whether this return is being filed by a representative assessee, इफ yes तो उसके पर्टिकुलर्स देंगे, इफ नो तो आपको आगे पर्टिकुलर्स देने की नीड नहीं है. देन वेदर यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म, अगर फर्म किसी फर्म के अंदर पार्टनर है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर जनरल में ही आपको देनी है. अगर आपकी फर्म किसी और फर्म के अंदर पार्टनर है तो उसकी डिटेल आप कैसे देंगे? नेम ऑफ द फर्म और उस फर्म का पैन नंबर आ जाएगा. Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year, अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं, इस फर्म ने हेल्ड किए हैं, तो उसके पर्टिकुलर्स आपको देने हैं. अगर नहीं हेल्ड किए तो सिंपली सिलेक्ट नो, आगे आपको कुछ नहीं भरना. अगर आपने हेल्ड किए हुए हैं तो यस, तो आगे आपको सारी डिटेल देनी है कि कंपनी का नाम क्या है, उसका पैन नंबर, कितने शेयर्स हैं, किस प्राइस के ऊपर आपने लिए हैं, कब लिए हैं, फेस वैल्यू, तो वो सब आपको डिटेल वहां पर देनी है. Then whether liable to maintain accounts as per section 44AA, then आपको देनी है इंफॉर्मेशन कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करना क्या मैंडेटरी है, आप टैक्स ऑडिट के अंदर आते हैं, तो ये सारे पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पर देने हैं. अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, टैक्स ऑडिट के अंदर आप आ रही हो, अगर टैक्स ऑडिट आप अपना करवा रहे हो फर्म का, तो उसके लिए आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की क्या डेट है, ऑडिटर क्या है, उसका मेंबरशिप नंबर, नेम ऑफ द ऑडिटर, तो वो सब आपको पर्टिकुलर्स यहाँ पर देने हैं. देन नेक्स्ट, आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, तो उस पर भी आपको, अगर आपका 92E का ऑडिट है तो यस, और अगर नहीं है तो नो. अगर आपका 92E का ऑडिट है तो कौन से सेक्शन कोड के अंदर आपने उसकी रिपोर्ट दी है?
उसके बाद अगर आपका ऑडिट किसी और लॉ के अंदर है, किसी इनकम टैक्स एक्ट के अलावा कोई और भी आपकी रिपोर्ट जा रही है, तो उसके भी आप यहाँ पर पार्ट ए जनरल के अंदर ही ये सारी इंफॉर्मेशन ये आप प्रोवाइड करेंगे। देन पार्ट ए जनरल 2, तो पार्ट ए जनरल 2 के अंदर क्या आएगा, पार्टनर्स मेंबर्स इंफॉर्मेशन। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जो जो मेंबर्स हैं उसके सारे के सारे पर्टिकुलर्स यहाँ पर आएंगे। इन केस अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ चेंज किए या आपने मेंबर्स ऐड किए या आपने मेंबर्स निकाले, तो उसकी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे किस दिन आपने उनकी एडमिशन की है या जिस दिन आपने उनको रिटायर किया है। तो ये सब पर्टिकुलर्स देने के बाद आप नेक्स्ट नीचे क्या देंगे, जो टेबल है पर्टिकुलर्स ऑफ पर्संस हु वर पार्टनर्स और मेंबर्स इन द फर्म। तो फर्म के अंदर जो जो पार्टनर्स है उनका नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, देन उनका पैन नंबर, आधार नंबर, उनका परसेंटेज ऑफ शेयर क्या है। तो दैट मीन्स आपके फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स है जिससे उनका 100% शेयर बन जाए, हो सकता है कि 2 पार्टनर्स है, हो सकता है 4 पार्टनर्स है, तो उनके सब पर्टिकुलर्स आपको वहां पर डिटेल में देने हैं। ये सब आपको पार्ट ए जनरल 2 के अंदर आपको देनी है ये सब इंफॉर्मेशन। और सबसे नीचे आपको सिलेक्ट करना है कोड, नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसका जो कोड होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके आगे आपको ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस देना है, तो दे के इसको आपको वैलिडेट करना है। देन नेक्स्ट के ऊपर हम आए, तो नेक्स्ट आपको क्या देना है, यहाँ पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पर सारे के सारे फीड करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के शेड्यूल में आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो देनी है। देन आपका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सब पर्टिकुलर्स जो है वो यहाँ पर हम उसके देंगे। देन हमारा पी एंड एल अकाउंट, तो पी एंड एल अकाउंट यहाँ पर हमारा बन जाएगा। बट मेक इट श्योर जब हम ITF 5 को फाइल करने लगे उससे पहले हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अपने हाथ में रखें। हम जो पहले ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और जो बैलेंस शीट हमने बनाई हुई है एक्सेल के अंदर, उसको हम लेके उस सेट के बाद ही हम ITF 5 को फाइल करना शुरू करें, क्योंकि ITF 5 फॉर्म जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और उसके अंदर एक एक डिटेल जो है वो आपकी जाएगी। देन पी एंड एल अकाउंट, तो पी एंड एल अकाउंट आपका यहाँ पर आएगा। देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमने वहां पर बना दी। देन हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस शीट बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसकी डिटेल दे दी, ट्रेडिंग अकाउंट हमने अपना बना लिया, हमने अपना पी एंड एल अकाउंट बना लिया। तो पी एंड एल अकाउंट देने के बाद हमने यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट जो है वो बना दी है। तो डेट मीन्स हमारा यहाँ पर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर चली गई PGBP की। अब नेक्स्ट हम क्या आए, पार्ट AOI के अंदर। इसके अंदर क्या आएगी आपकी अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में आपका क्या आएगा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। जो भी आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप यूज कर रहे हो, मर्केंटाइल यूज कर रहे हो, या फिर अगर कोई आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अगर कोई आपका चेंज हुआ है, आपका ICTS के फॉलो करने की वजह से आपके कोई प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो कुछ भी डेरिवेशंस अगर आपकी हुई हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। देन पार्ट AQD के अंदर हम आ गए, तो वहां पर क्या है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स। क्वांटिटेटिव डिटेल्स के अंदर क्या आएगा, अगर आपका बेसिकली ये क्वांटिटेटिव डिटेल्स कहाँ पर आएगी, अगर तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके भी आएंगे, लेकिन इसके अंदर पार्ट AQD में इन द केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न, तो सबसे पहले अगर कोई आपका ट्रेडिंग कंसर्न है तो वहां पर जो भी आपके क्वांटिटेटिव डिटेल्स हैं वो सब आएंगे। और ये मैंडेटरी है इफ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। अगर आपका टैक्स ऑडिट है तो ये QD फॉर्म भरना आपके लिए मैंडेटरी है। इसके अंदर हम क्या देंगे, आइटम का नाम, उसका यूनिट, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स जो हुई है, क्लोजिंग स्टॉक, और अगर कोई शॉर्टेज या फिर एक्सेस है तो वो सब डिटेल्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देन हम नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल HP।
शेड्यूल एचपी के अंदर क्या आएगा, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर पार्टनरशिप फर्म को हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो उसकी सब डिटेल्स हम शेड्यूल एचपी के अंदर देंगे। देन कम टू दी शेड्यूल बीपी। शेड्यूल बीपी के अंदर क्या आया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी पी एंड एल अकाउंट के अंदर फीड कर चुके हैं, तो ये यहाँ से पी एंड एल के अंदर जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को ये पिक कर लेगा। देन शेड्यूल डीपीएम, तो इस शेड्यूल में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है उसके ऊपर जो जो डेप्रिसिएशन है, कौन से ब्लॉक में जा रही है, 15% वाले में, 30, 40, 45, तो जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है अलग ब्लॉक वाइज हम लोगों ने किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको आप इस शेड्यूल के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है इसके अंदर आप फीड करोगे। Then schedule DEP, summary of depreciation on assets, तो इसके अंदर क्या है, other than the assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो समरी है डेप्रिसिएशन जो जो हम क्लेम करेंगे वो सब डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगी। जो भी हमने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्लेम की है बिल्डिंग के अंदर, तो वो सब यहाँ पर इस शेड्यूल में आ जाएगी समराइज पे भी। देन शेड्यूल ईएसआर, तो ईएसआर शेड्यूल क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उसके आप डिडक्शंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस कॉलम के अंदर आप फिल करेंगे, उसी के बेसिस के ऊपर आपको डिडक्शन जो है वो मिलेगी। देन शेड्यूल सीजी, शेड्यूल सीजी क्या है, कैपिटल गेन्स। अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या फिर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके डिटेल्स कैपिटल गेन्स के कॉलम के अंदर आएगी। देन टूल 112A, from sale of equity shares in a company or unit of equity oriented fund or units of a business trust on which STT is paid under section 112A। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं जिसकी सेल के ऊपर एसटीटी पे किया है, इनकेस अगर आपने पे किया है अंडर सेक्शन 112A, तो उसकी सारी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स आप कहाँ पर देंगे, इस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल 112A के अंदर आप वही वाली डिटेल्स जो है वो सारी मेंशन करेंगे। देन शेड्यूल 115AD, ये किसके लिए है, सेम वे में अगर आपने इक्विटी शेयर्स हेल्ड किए हैं उसके ऊपर आपने एसटीटी पे किया हुआ है तो लेकिन डिफरेंस क्या है, वो रेजिडेंट के लिए था, ये वाला फॉर्म जो है वो नॉन रेजिडेंट के लिए। अगर पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस नॉन रेजिडेंट है तो उनके कोई फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स से इनकम है जिसके ऊपर एसटीटी पे किया हुआ है तो वो इस शेड्यूल में आएगा, 115AD के अंदर आएगा। देन अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई इनकम है अदर सोर्सेज से तो वो शेड्यूल ओएस के अंदर सारी डिटेल्स आएंगे। शेड्यूल CYLA, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, तो करंट ईयर लॉसेस के अगर आपको सेट ऑफ करवाना चाह रहे हो तो वो करंट ईयर के लॉसेस की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर पर्टिकुलर्स उसकी आएंगे। देन शेड्यूल CFL, शेड्यूल CFL के अंदर क्या है, डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। अगर कोई पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं आपके करंट ईयर में या करंट ईयर के आगे लेके जाना चाह रहे हो तो उसकी सब डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे। ईयर वाइज यहाँ पर हम देते जाते हैं कि इस ईयर का इतना लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड करवाया। शेड्यूल यूडी, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड अलाउंस अंडर सेक्शन 35(4), अगर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है या फिर कोई हमारा अनअब्सॉर्ब बिजनेस अलाउंस है अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर ईयर वाइज दे देंगे कि इस ईयर के अंदर इतनी इतनी डेप्रिसिएशन हमारी अनअब्सॉर्ब है ताकि हम उसको नेक्स्ट ईयर्स के अंदर कैरी फॉरवर्ड यूज कर सकें। शेड्यूल ICDS, इफेक्ट ऑफ इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ऑन प्रॉफिट, अगर आपके ऊपर ICDS एप्लीकेबल है तो उसकी वजह से कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर कोई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की वजह से किसी भी तरह से आपके प्रॉफिट में कोई प्लस माइनस होता है, ICDS की एप्लीकेबिलिटी की वजह से अगर कोई प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ है या प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आप यहाँ पर देंगे शेड्यूल ICDS के अंदर।
देन अपने पास आ गए शेड्यूल 10A ए। तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA। 10AA की डिडक्शंस जो हैं वो हैं सेस के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर उनके पास कोई डिडक्शंस है वो क्लेम करना चाहते हैं तो वो शेड्यूल 10AA के अंदर वहां पर डाल देंगे। शेड्यूल 80G, ये तो 80G तो नॉर्मल है शेड्यूल। डिटेल्स ऑफ डोनेशंस इंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G की जो भी डिडक्शंस हैं वो आप 80G के कॉलम में डालेंगे। 100% क्वालिफाइंग है या 50% क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग लिमिट के साथ है या विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है, जैसे जैसे आपकी डिडक्शन है उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उसको डिडक्शन को डाल देंगे। देन शेड्यूल 80GG डिटेल्स ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ने कोई डोनेशन दी है साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए तो उसकी डिटेल्स आप क्लेम करने के लिए यहाँ पर शेड्यूल 80GG के अंदर आप देंगे। शेड्यूल RA डिटेल्स ऑफ डोनेशंस टू रिसर्च एसोसिएशंस एक्सेट्रा। अगर कोई रिसर्च एसोसिएशन को आपने दी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35 के अंदर आप लेना चाह रहे हो तो उसकी डिडक्शंस आप यहाँ पर शेड्यूल RA फिल करके ले सकते हैं। शेड्यूल 80IA डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80IA। तो 80IA के अंदर जो भी डिडक्शंस हैं वो आपको क्लेम करनी है तो वो आपको 80IA का शेड्यूल फिल करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिडक्शंस जो है वो ले सकते हैं। शेड्यूल 80P की डिडक्शंस जो हैं वो आपके यहाँ पर आएंगी। नेचर ऑफ बिजनेस कोड ओनली इन रिलेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्टिविटीज। तो ये सिर्फ ये शेड्यूल किसके लिए है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक्टिविटीज के लिए। और अगर आप ध्यान करोगे तो टैक्स ऑडिट के अंदर भी इस बार जो नेचर कोड है वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया। और अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको ये वाला शेड्यूल, अगर शेड्यूल 80P है तो उसको ये वाला शेड्यूल जो है वो फिल करना है। शेड्यूल 6A डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। 6A की डिडक्शंस जो है फर्म की अगर वो एप्लीकेबल है तो वो आप 6A के अंदर डालकर यहाँ पर डिडक्शंस उसकी ले सकते हो। देन शेड्यूल EMT कंप्यूटेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 GC। तो मैट की जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पर सारी कैलकुलेट करके ले सकते हो। शेड्यूल AMTC तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JD। अगर आपको कोई टैक्स क्रेडिट बन रहा है तो वो आप 115 JD AMTC के अंदर दोगे। AMT के अंदर आपने कोई अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बन रहा है तो वो देना है, और अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट बनता है तो उसको आप कहाँ पर दोगे, AMTC के अंदर दोगे, तो उससे आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। Then schedule SI इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट्स। अगर कोई आपकी इनकम चार्जेबल है एट स्पेशल रेट्स के ऊपर तो उस इनकम को आप कहाँ पर देंगे, शेड्यूल SI के अंदर, जो आपका स्पेशल रेट है वो वाला, और उसके आगे आप इनकम, लेट अस सपोज हमारी इनकम किसके ऊपर चार्जेबल है 30% के ऊपर, लेकिन इनकम टैक्स ये कहते हैं कि इसके ऊपर नो डाउट आपकी इनकम चाहे इनकम टैक्स की स्लैब 30% है बट इसके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो आपको 10% ही पे करना है, तो आप उसको शेड्यूल SI के थ्रू उसको चार्ज करोगे। शेड्यूल IF इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म इन विच यू आर अ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म हमने क्या बोला था, जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको ये करना है अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी किसी और फर्म के अंदर पार्टनर है, तो अगर वो पार्टनर है तो उसको हमने वहां पर यस किया है तो हमें ये वाला शेड्यूल फिल करना है। यहाँ पर हमें उस फर्म की पूरी डिटेल्स देनी है, फर्म का नाम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका शेयर क्या है, अमाउंट ऑफ शेयर, कैपिटल बैलेंस उसका क्या है, तो ये सब डिटेल्स हमें वहां पर लिखनी है। देन आ गया शेड्यूल EI डिटेल्स ऑफ एग्जम्प्ट इनकम। अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगे। शेड्यूल FSI डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। अगर फर्म की कोई इनकम इंडिया के बाहर से आई है और वहां पर उसने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है और उसका वो रिलीफ लेना चाहते हैं तो उस केस में उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर देनी है।
और यहाँ पर भी सारे हेड्स हैं आपके, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, सभी हेड भी हैं। और जो इनकम उसको आई है इंडिया के बाहर से आई है उसकी आप यहाँ पर दोगे। एंड एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट है उसी केस में आपको FSI का कॉलम जो है वो फिल करना है। देन सेम वे के अंदर शेड्यूल TR आ गया, डिटेल समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्ड फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया, अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट। अभी हमने वहां पर क्या बोला, हमारी इंडिया से बाहर से कोई इनकम आई है तो हम वहां पर देंगे, क्योंकि हमने उसका टैक्स रिलीफ क्लेम करना है तो उसकी समरी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। Then Schedule FA, details of foreign assets and income from any source outside India. अगर हमारे बाहर से कोई इनकम आई है तो वो हम यहाँ पर देंगे, और अगर हमारे कोई बाहर एसेट पड़े हैं, फॉरेन में एसेट्स हैं, तो वो शेड्यूल FA के अंदर हमें देने हैं। शेड्यूल DI, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि इस बार आया है कि इन केस अगर 1920 की आप डिडक्शन लेना चाहते हो, कोविड की वजह से जो उन्होंने हमें टाइम पीरियड एक्सटेंड करके दिया है कि अगर आपने एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर भी अपनी डिडक्शन कर दिया है तो आप उसका रिलीफ जो है वो ले सकते हो फाइनेंशियल 2019-20 की ITR के अंदर, तो उसको आप शेड्यूल DI के अंदर देंगे। देन शेड्यूल GST, तो इसके अंदर हमें क्या देना है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड फॉर GST। जो हमारे टर्नओवर है, जो हमारे ग्रॉस रिसीट्स हैं, जो हमने GST के अंदर दिए हैं, तो वो सारे के सारे डिटेल्स हमें यहाँ पर देनी है। GST का नंबर क्या है, एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एज पर द GST रिटर्न्स फाइल, तो जो हमने GST के रिटर्न्स फाइल किए हैं तो उसकी सब इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आएंगी शेड्यूल GST के अंदर। Then 15A, details of payments of advance tax and self assessment tax, अगर हमने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है या फिर हमने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसके डिटेल्स हम कहाँ पर देंगे, इनकम टैक्स के अंदर। देन TDS, शेड्यूल TDS, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम, अगर कोई हमारा TDS कटा हुआ है तो उसके डिटेल्स हम TDS वाले कॉलम के अंदर देंगे। देन आ गया हमारा पार्ट B TA, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब हमने क्या किया, हमने सारे के सारे हेड्स जो थे वो फिल कर लिए, सब इनकम अपनी पंच कर ली, सब डिडक्शंस अपनी क्लेम कर ली, कोई चैप्टर 6A की डिडक्शंस लेनी है या कोई एग्जम्प्ट इनकम है हमारे, सब हमने अब डिटेल्स यहाँ पर फाइल कर लिया। उसके बाद हमने जो भी टैक्स पे किया हुआ है या वो TDS डिडक्ट कर रखा हुआ है या हमने कोई एडवांस टैक्स पे किया या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, जो भी डिटेल्स हैं वो सब हमने यहाँ पर फिल कर दी। अब अलग अलग शेड्यूल्स के अंदर हमने जो फिल किया वो डाटा ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा पार्ट B टोटल इनकम के अंदर। जैसे ही वो पार्ट B टोटल इनकम के अंदर आ गया तो आपकी सारी की सारी इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी। तो इनकम जब आपकी क्लब हो जाएगी तो सबसे पहले पार्ट B के अंदर आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, अदर सोर्सेज से जो इनकम आई है, अलग अलग हेड में जो इनकम आई है, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, जो आपकी इनकम आई है वहां से टोटल हो जाएगा तो आपकी टोटल इनकम आ गई। देन पार्ट B TTI, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। देन क्या आएगा, उसकी कंप्यूट हो जाएगी, जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो कंप्यूट हो जाएगी। तो जो आपका टैक्स बनेगा वो कैलकुलेट हो गया, उसमें से आपका लेस क्या होगा, जो आपने टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, TDS जो आपका डिडक्ट हुआ है या फिर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए, वो डिडक्ट होने के बाद आपका टैक्स पेबल या फिर रिफंड जो निकलता होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। देन आपको डिटेल्स क्या देनी है, डू यू हैव अ बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो आपको क्या करना है, यस, तो यस करके वहां पर आपको बैंक डिटेल्स अपनी देनी है और आपको टिक करना है कि उसी के अंदर अगर आपको रिफंड मंगवाना है। डू यू हैव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड एनी एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यस और नो, जो भी आपको उसके पर्टिकुलर्स जो है वो वहां पर देने हैं। देन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या कहेंगे, सारी की सारी डिटेल्स हमारी आएंगी वेरिफिकेशन में, तो इसको हम करके वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर हम अपने आई, यहाँ पर जो पार्टनर का नाम देंगे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वहां पर देखिए उसका स्टेटस और उसका पैन नंबर देखिए, ये सारे पर्टिकुलर्स हम कर देंगे। अब जब हमारे सारा फॉर्म फिल हो गया तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टैक्स।
कैलकुलेट टेक्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जनरेट एक्सएमएल, बट मेक इट श्योर कि इसको आप सेव करते रहो टाइम टू टाइम, ताकि इनकेस अगर आपके कोई डिटेल्स जो है आप चेंज कर रही हो या कुछ भी, वो टाइमली आपका सेव होता रहे, क्योंकि ये ITF5 तो वैसे ही बहुत ज्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, और मेक इट श्योर जो भी आपने काम किया उसको आप टाइम टू टाइम सेव करते रहे। टेक्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने XML जनरेट कर ली। अब हमारे पास हमें क्या करना है, अब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको लॉग इन करेंगे। जैसे हम उसको लॉग इन करेंगे, हमने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे ई फाइल के अंदर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, पैन नंबर, उसका असेसमेंट ईयर, ITF फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप, सबमिशन मोड। सबमिशन मोड अपलोड XML, तो XML को हम अपलोड कर देंगे, जो हमने अभी जनरेट की XML उसको हम अपलोड कर देंगे। आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AP, तो 44 AB के अंदर ऑडिटेड हो या नहीं हो, तो उसको आपको टिक करना है या अनटिक रहने देना है, दैट इज अप टू यू। अगर आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप टिक कर दो, अगर नहीं है तो उसको रहने दो। Then select one of the below options to verify your income tax return। तो आपको वेरीफाई कैसे करना है, आधार OTP से करना है, EVC के थ्रू करना है, या फिर आपको ई वेरीफाई लेटर करना है कि 120 डेज के अंदर करना है, या आपको ई वेरीफाई करना ही नहीं है, आपको उसका प्रिंट निकालना है, साइन करनी है, और स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के थ्रू आपको बेंगलुरु ऑफिस में इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अंदर आपको अपनी रिटर्न जो है वो भेजनी है। तो ये सब करके जैसे आप उसको करोगे सबमिट, तो आपके रिटर्न जो है वो हो गई फाइल। दिस इज ऑल अबाउट दी ITR5। तो इस तरह से हम अपना ITR5 फॉर्म को फिल करेंगे, और फिल करके उसकी हम XML जनरेट करेंगे, और XML जनरेट करके हम उसको अपलोड करेंगे, और जैसे ही हम अपलोड करके उसको सबमिट करेंगे तो हमारा ITR5 जो है वो फाइल हो जाएगा। So this is all about today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.